नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं भारत के स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्र राज्य। और ये हमारा पार्ट 4 है, भाग 4 है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में अवध, हैदराबाद और सहायक संधि को डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बंगाल को डिस्कशन किया था। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने मैसूर को डिस्कशन किया था और आज हम लोग चौथे पार्ट में मराठाओं को डिस्कशन करने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार एक साथ नहीं किया था। एक्चुअली 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा देश छोटे छोटे भागों में बंट गया, जिसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा देश छोटे छोटे भागों में बंट गया और अंग्रेजों ने इन्हीं छोटे छोटे भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग GMR कंपटीशन एज के इस प्लेटफॉर्म पे वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग अब तक 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 3rd टॉपिक चल रहा है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था पोस्ट मुगल एज और सेकंड टॉपिक था यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। पहले वाले में हमने उत्तरकालीन मुगल और दूसरे वाले में हम लोगों ने यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ा था। अब बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं मराठास को। देखिए, मराठा जैसा आप सब बालक, एवरीबॉडी, हर बच्चा ये जानता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के या मराठा राजवंश के संस्थापक थे। वो बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही अद्भुत क्षमताओं वाले व्यक्ति थे। वहाँ से मराठा साम्राज्य का प्रारंभ होता है। लेकिन हम क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में इस बात को पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग शिवाजी से प्रारंभ नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे? एक बहुत ही महान डेट। और कौन सी महान डेट? वो है आपकी 14 जनवरी 1761। पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई शक्ति थी तो वो मराठाओं की थी। और मराठा ऐसी शक्ति भी थे जो कि अंग्रेजों को परास्त कर सकते थे, पराजित कर सकते थे, हरा सकते थे। लेकिन मैं आज आपको इस मराठा राजवंश की एक दर्दनाक तस्वीर दिखाऊंगा, जिसके अंतर्गत अपने ही लोगों ने मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। इसमें सबसे पहले 14 जनवरी 1761 की बात। इस 14 जनवरी 1761 को बेटा, इससे पहले जो हुआ है मराठा राजवंश, वो हम मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हुआ है मराठा राजवंश में, वो हम मध्यकालीन भारत में जैसे शिवाजी हो गए, जैसे संभाजी हो गए, जैसे राजाराम हो गए, जैसे शिवाजी सेकंड हो गए, जैसे ताराबाई हो गई, जैसे साहू हो गया, जैसे पेशवा हो गए, हम लोग ये सब मध्यकालीन भारत में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप समझिएगा, आज से आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, आपको मतलब नहीं है पहले क्या हुआ। आज आप समझिए आधुनिक भारत में कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का 3rd युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ। बेटा,
आपको मैं बता दूं, इस युद्ध से पहले मराठा एक महान शक्ति थी। मराठा बहुत ही शक्तिशाली थे और इस युद्ध में एक तरफ जो मराठा थे, एक तरफ मराठा थे और दूसरी तरफ जो है वो था आपका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। मैं आपको एक एक चीज़ फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन न लें, ध्यान से बस समझते चले तीन चीज़ों को। अब्दाली, एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। और इसमें भी मराठाओं में जो पेशवा थे, देखिए पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था, और बालाजी बाजीराव ये महान पेशवा थे। बालाजी बाजीराव महान पेशवा थे। पानीपत के युद्ध के समय यही पेशवा थे। सदाशिवराव भाऊ ये इस युद्ध में वास्तविक जो है संचालन करता थे। और विश्वास राव ये सेनापति थे। बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा थे। सदाशिवराव भाऊ ये जो हैं आपके युद्ध के संचालक थे। और ये जो विश्वास राव हैं ये जो हैं वो सेनापति थे। बस अब जरा इधर देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग मराठाओं को पढ़ रहे हैं। मराठा एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली जो है क्षेत्र था, बहुत शक्तिशाली सत्ता थी। ये किसी को पराजित करने की हिम्मत रखती थी। अच्छा, लेकिन 14 जनवरी 1761 को 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और बेटा इस युद्ध में एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। इन मराठाओं में जो बालाजी बाजीराव थे ये पेशवा थे, मतलब राज्य के प्रमुख थे। सदाशिवराव जो थे, सदाशिवराव भाऊ, वो इस युद्ध के संचालक थे। और विश्वास राव जो हैं वो सेनापति थे। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह पराजित किया और लगभग 75,000 मराठा सैनिक मारे गए। इस युद्ध में मराठाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में मराठाओं को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची और जो शक्तिशाली स्टेट था वो क्या हो गया, वो बहुत कमज़ोर हो गया। जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो आर्थिक और सैनिक तौर पर क्या होने लगा बेटा, बहुत ही कमज़ोर होने लगा। आर्थिक इकोनॉमिक बेसिस पर भी और मिलिट्री बेसिस पर भी, दोनों तरीके से वो कमज़ोर हो गया। और अंग्रेज भी यही चाहते थे। क्यों अंग्रेज यही चाहते थे, तो हमें ज़रा समझने की ज़रूरत है। अंग्रेज इसलिए चाहते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मराठाओं को कंट्रोल कर सके। धीरे से ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इसमें मराठा कमज़ोर हो जाते, अंग्रेज़ों को थोड़ा समझ आती है। अच्छा, अब इस युद्ध के बाद जब इसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ तो ये जो बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे बेटा, ये जो पेशवा हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। सदमे से इनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद ये एकमात्र ऐसे पेशवा थे, मैं आपको बता दूं, जिनका देहांत इस तरह हुआ कि जिसको मराठा साम्राज्य में एक दुखद घटना के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद इनके छोटे भाई इनके भाई माधव राव पेशवा बनते हैं। माधव राव ये एक महान पेशवा थे, लेकिन माधव राव भी
कुछ ज़्यादा समय तक जो है वो नहीं रह पाए और माधवराव की भी मृत्यु हो गई। ये माधवराव के बारे में देखिए, सुनिए, अगली चीज़ मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। माधवराव जब पेशवा बने हैं तो इन्होंने पानीपत के युद्ध में जो नुकसान हुआ था, माधवराव जो पेशवा बने थे, माधवराव एक महान पेशवा थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, महान पेशवा थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड चीज़, जो पानीपत के युद्ध में नुकसान हुआ था, पानीपत के युद्ध में जो क्षति हुई थी, उसकी भरपाई करने में ये 100% सफल रहे, ये 100% सफल रहे। लेकिन बेटा माधवराव की भी बहुत अल्प समय में, एक छोटे समय में मृत्यु हो जाती है। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पर एक महान अंग्रेज इतिहासकार ग्रांट डफ लिखता है कि मराठाओं को जितना नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान माधवराव की मृत्यु से हुआ। प्लीज़ आप बात समझिएगा, जिस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। पानीपत के युद्ध में पेशवा बुरी तरह पराजित हुए। इस समय में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव पेशवा बनते हैं, महान पेशवा थे। इन्होंने पानीपत के युद्ध में हुई भरपाई, पानीपत के युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई करने का प्रयास किया, लेकिन 1772 में इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। और इस पर महान इतिहासकार ग्रांट डफ लिखते हैं कि जितना नुकसान मराठाओं को पानीपत के तृतीय युद्ध से नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा नुकसान माधवराव की मृत्यु से हुआ। अच्छा, अब माधवराव की मृत्यु के बाद सुनिएगा जरा, इधर देखिए, माधवराव की मृत्यु के बाद क्या सीन क्रिएट होता है। ये माधवराव हैं और माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा बनते हैं इनके छोटे भाई, जिनका नाम था नारायण राव। अच्छा, और दूसरी तरफ नारायण राव माधवराव के छोटे भाई थे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, एक व्यक्ति और होते हैं जिनका नाम था रघुनाथ राव, और इस रघुनाथ राव को भारतीय इतिहास में रघोबा के नाम से भी जाना जाता है। नारायण राव जो हैं वो इनके छोटे भाई थे। नारायण राव माधवराव के छोटे भाई थे, और ये जो रघुनाथ राव हैं या रघोबा जो हैं वो इनके सगे चाचा थे। अच्छा, अब नारायण राव जब पेशवा बन जाते हैं तो रघुनाथ राव बहुत गुस्सा होते हैं, रघुनाथ राव बहुत क्रोधित होते हैं, और रघुनाथ राव के गुस्सा होने से उन्होंने अपना कहा कि हमको जो है वो क्या होना है, हमको जो है वो पेशवा बनना है। अच्छा, रघुनाथ राव को पेशवा, रघोबा को पेशवा बनना है, ठीक है, कोई बात नहीं, रघोबा को पेशवा बनना है। और नारायण राव का जो है ये विरोध करते हैं, लेकिन नारायण राव का विरोध करते हैं, और एक समय भी ऐसा आता है जब ये नारायण राव की हत्या कर देते हैं। ये रघोबा रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर देते हैं और स्वयं को पेशवा का पद जो है वो प्रदान करते हैं। लेकिन मराठा साम्राज्य में दो व्यक्ति थे, दो बहुत ही महान व्यक्ति थे। एक थे नाना फडणवीस और दूसरे थे महादजी सिंधिया। ये दो लोग थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। मराठा साम्राज्य में दो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। इन्होंने रघुनाथ राव का विरोध किया और जो नारायण राव थे इनकी पत्नी थी गंगूबाई। गंगूबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था नारायण माधवराव
जिसका नाम था माधवराव नारायणराव सेकंड, जिसका नाम था माधवराव नारायणराव सेकंड। दोबारा से प्लीज समझिएगा, बहुत ही इजी सी चीज है। माधवराव की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई नारायणराव शासक बने। ये बात माधवराव के चाचा रघुनाथ राव या रघोबा को बहुत बुरी लगी और रघुनाथ राव या रघोबा ने क्या किया, नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या करके उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित किया। उन्होंने जब स्वयं को पेशवा घोषित किया तो ये बात मराठा साम्राज्य में जो दो कुशल नेतृत्वकर्ता थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, इन दोनों को बहुत बुरी लगी और इन लोगों ने क्या किया कि जो नारायण राव की पत्नी थी गंगूबाई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था माधवराव नारायण राव सेकंड। उसको पेशवा घोषित किया गया और उसकी सहायता के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम लोग 12 भाई समिति के नाम से या जिसे हम लोग 12 भाई परिषद के नाम से भी जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही इजी है बेटा। सीधी सी बात है, बालाजी बाजीराव पानीपत के प्रति युद्ध के समय पेशवा थे, लेकिन पानीपत के युद्ध में इतना नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा हानि हुई कि वो सदमे से उनकी डेथ हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ये माधवराव पेशवा बनते हैं। माधवराव के बाद इनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं, लेकिन नारायण राव की हत्या करके इनके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं, जिनका विरोध नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया। ये दोनों बहुत ही महान व्यक्ति थे, कुशल नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने नारायण राव के बेटे नारायण राव और गंगूबाई, ये दोनों पति पत्नी थे, इनके बेटे माधवराव नारायण राव सेकंड को क्या किया, पेशवा बनाया। और ये बहुत ही छोटा था, 1 साल का बच्चा भी नहीं था। तो इसकी सहायता के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे हम लोग 12 भाई परिषद के नाम से जानते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा है। आप अगली चीज सुनिएगा। नारायण राव पेशवा बने, माधवराव नारायण राव सेकंड पेशवा बने और माधवराव नारायण राव सेकंड की सहायता के लिए 12 सदस्यों की एक परिषद बनी, जिसे 12 भाई परिषद के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। बस जिसका डर था वही हो गया। ये जो व्यक्ति हैं रघुनाथ राव, ये ऐसा कुछ कर बैठे जो इनको नहीं करना था। रघुनाथ राव जो हैं वो क्या करते हैं, पहुंच जाते अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज कौन, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो ये पहुंच जाते हैं बम्बई में। बम्बई में जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, बम्बई में जो अंग्रेजों का अधिकारी था, उसके पास पहुंच जाते हैं। बम्बई वाले के पास, माफ़ी चाहूँगा, बम्बई वाले के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, बम्बई वाले के पास पहुंच जाते रघुनाथ राव, और दोनों के बीच में 1775 में एक संधि होती है, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि। दोबारा से सुनिएगा, जब महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के द्वारा माधवराव नारायण राव सेकंड को पेशवा बना दिया जाता है, तो ये रघुनाथ राव मुंबई के अंग्रेज प्रतिनिधि, या मुंबई के, ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुंबई के अंग्रेज प्रतिनिधि के पास पहुंच जाते हैं, प्रतिनिधि के पास पहुंच जाते हैं, निधि के पास पहुंच जाते हैं।
प्रतिनिधि के पास पहुंच जाते हैं और 1775 में दोनों के बीच में सूरत की संधि होती है। और इस सूरत की संधि में क्या कहा गया? पहला पॉइंट कहा गया कि हे रघुनाथ राव, हम तुमको 2500 सैनिकों की सेना देंगे। हम तुमको 2500 सैनिकों की सेना देंगे, लेकिन उसके बदले हमें 2.5 लाख रुपए, माफी चाहूंगा, हमें 1.5 लाख रुपए प्रति माह चाहिए। हमें 1.5 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए और उसके बदले हम तुम्हें 2500 सैनिकों की सेना देते हैं। रघुनाथ राव बोले वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। अच्छा, दूसरी चीज, इस युद्ध के बाद महाराष्ट्र में एक जगह है, मुंबई कह सकते हैं, हमें सालसेट चाहिए। सालसेट पूरा क्षेत्र हमारा होगा सालसेट का। अच्छा ठीक है, इसके अलावा हमको सूरत और भड़ौच से जितना क्या होता है, राजस्व होता है, उस राजस्व में एक हिस्सा हमको चाहिए। दोबारा से सुनिएगा, जब इन रघुनाथ राव या रघुवा को पेशवा नहीं बनाया गया तो ये मुंबई के अंग्रेज प्रतिनिधि से जाकर के मिले और 1775 में सूरत की संधि हुई, जिसके द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिक दिए गए तथा 1.5 लाख रुपए प्रति माह क्या इसके बदले रघुनाथ राव को पे करना था। तय किया गया कि युद्ध में जीत के बाद, यानी अगर रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं तो सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया जाएगा और सूरत और भड़ौच से जितना भी राजस्व होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू से जो है वो जो भी रेवेन्यू होगा उसका एक हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाएगा। खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, मराठा जो थे, यानी जो नारायण राव माधवराव सेकंड थे, नारायण राव नारायण राव सेकंड, ये क्या करते हैं? माधवराव नारायण राव सेकंड ये क्या करते हैं? ये जाते सीधे कलकत्ता। और कलकत्ता में कौन बैठा है? देखो, कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों जगह का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कलकत्ता में अथॉरिटी बैठी हुई थी, वो था आपका बंगाल, मद्रास, बंबई, इन तीनों जगह का गवर्नर जनरल था, यानी इससे सीनियर था। और माधवराव नारायण राव इसी के पास पहुंचे और ये कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ बैठा था, इन दोनों के बीच में 1776 में 1776 में एक संधि हुई। 1776 में एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से जाना जाता है? पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ साहब? इस पुरंदर की संधि में 3 बड़े काम हुए। पहला काम ये हुआ कि जो सूरत की संधि हुई है, उस सूरत की संधि को निरस्त कर दिया गया। और क्यों ना निरस्त होती? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल है, वो सीनियर है, इस मुंबई की अथॉरिटी से बहुत सीनियर है। तो सबसे पहले चीज, पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ बेटा? बहुत महत्वपूर्ण काम है ये वाला। क्या हुआ कि जो माधवराव नारायण राव हैं, जो माधवराव नारायण राव हैं, इनको पेशवा माना गया
कि भैया हमारे लिए माधवराव नारायण राव ही पेशवा हैं, ऐसा माना गया। अच्छा, तीसरी चीज क्या हुई कि देखो हम संधि तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये साल सेट का क्षेत्र जो है वो हमें देना होगा। साल सेट का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया, का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया। बस सुनिएगा, बहुत अच्छी सी चीज़ है और आप कहानी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी को कायदे से समझ पा रहे होंगे। ये जो सूरत की संधि है 1775 में हुई है रघुनाथ राव और मुंबई के अंग्रेज प्रतिनिधि के बीच में। इस संधि के द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिक दिए गए। इसके बदले रघुनाथ राव से 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह का खर्चा लिया गया। तय हुआ कि युद्ध में या पेशवा बनने के बाद आप हमें साल सेट का क्षेत्र देंगे और हमें क्या चाहिए, सूरत और भड़ौच से जितना भी आपको रेवेन्यू मिलेगा, राजस्व मिलेगा, वो भी हमको चाहिए। अच्छा, माधवराव नारायण राव सेकंड ने क्या किया, वो सीधे कलकत्ता पहुंचे, क्योंकि कलकत्ता की जो अथॉरिटी थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स था और वो इसका बॉस था, बंबई की अथॉरिटी का बॉस था। तो उसने 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा सूरत की संधि को यानी इसे कैंसिल कर दिया गया और माधवराव नारायण राव सेकंड को पेशवा माना गया। साल सेट का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया इस संधि के द्वारा। अच्छा, अब देखिए घटना क्या होती है। मैटर ये होता है बेटा, जब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आजकल आप देख रहे होंगे हरियाणा में, हरियाणा कैडर की एक महिला आईएएस ने रिजाइग्नेशन हरियाणा सरकार को दिया है। उसने ये कहा है कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट, यानी मेरा जो है हरासमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने हरियाणा की जो अथॉरिटी है उसको रिजाइग्नेशन दे दिया है और हरियाणा सरकार ने जो है वो रिजाइग्नेशन लेने से मना कर दिया। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब दो अधिकारी आपस में लड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी बात पर सचिव, सेक्रेटरी और मुख्य सचिव ये आपस में लड़ गए, मुख्य सचिव आपस में लड़ गए, तो सचिव क्या करता है या मुख्य सचिव क्या करता है, वो अपनी सीनियर अथॉरिटी यानी मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है सीधे कि सर देखिए ये मेरी बात नहीं मान रहा है। यानी ये भी कह सकते हैं हम कि जब एसपी और एसएसपी किसी भी बात में भेदभाव होता है, किसी बात में आपस में लड़ जाते हैं, तो एसपी क्या करता है, सीधे डीआईजी के पास पहुंच जाता है, सीधे आईजी के पास पहुंच जाता है, सीधे डीजीपी के पास पहुंच जाता है। और डीजीपी साहब क्या करते हैं, अगर एसपी गलत हैं, अगर एसएसपी गलत हैं, तो उनको डांट लगाते, कहते नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जब इन दोनों में मुंबई के अंग्रेज अथॉरिटी और वॉरेन हेस्टिंग्स यानी जब गवर्नर और गवर्नर जनरल में विवाद हुआ, जब गवर्नर और गवर्नर जनरल में विवाद हुआ, तो बेटा ये मामला पहुंच गया कहां, लंदन। और लंदन वालों ने क्या किया, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो लंदन में ही था, तो लंदन में जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कैंसल कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स के मामले को कैंसल कर दिया और इसको सही बताया कि भाई सूरत की संधि सही है, जिसके द्वारा रघुनाथ राव की हेल्प करनी है, और वॉरेन हेस्टिंग्स की जो मैटर है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, पहली चीज तो दो क्वेश्चन हमें बताइए प्लीज कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुंबई की जो संधि थी, सूरत की जो संधि थी
उसको क्यों नहीं माना? तो बेटा वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को इसलिए नहीं माना था क्योंकि वो जानता था, और आप भी जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो मैसूर में हैदर अली से लड़ाई लड़ रहे थे, और जब अंग्रेज जो है 1780 से 1784 तक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जब हो रहा था तो अंग्रेज ये जानते थे कि भैया हम दो दो जगह नहीं लड़ सकते, हम हैदर अली से भी लड़ें और हम मराठाओं से भी लड़ें, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए दोनों से लड़ने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए मराठाओं से मित्रता बना करके रखो। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया था और माधवराव नारायण राव को ही पेशवा माना। वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि अभी मराठाओं को छेड़ा जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा किया था तो फिर लंदन वालों ने पुरंदर की संधि यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के मामले को क्यों जो है वो कैंसिल कर दिया? तो उसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। प्लीज देखिए, अंग्रेज, जैसे मैं बताऊं आपको, ये है हमारा प्यारा भारत, ये जिस समय की बात कर रहे हैं गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे देश के हिस्से ही थे, ईरान, इराक, और ये स्वेज कैनल, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, ये अटलांटिक महासागर, और ये है आपका यूरोप, और ये है आपका ब्रिटेन। ये यूरोप, ये ब्रिटेन, ये अटलांटिक महासागर, और ये है आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ है आपका ये USA अमेरिका, और ये अमेरिका। अच्छा, ये है आपका ब्रिटेन। अंग्रेज जो व्यापार करते थे वो करते थे ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, कैसे भैया? पहली चीज, ये अमेरिका से यानी यहां से कपास लाते थे, या रॉ मटेरियल या कच्चा माल ले आए कपास। अच्छा, फिर ये कपास को ब्रिटेन में लाके इसको तैयार माल या कपड़ा बनाते थे, ठीक है, यहां कपड़ा बन गया, और यहां से इस कपड़े को अफ्रीका या अन्य देशों में बेचते थे। यहाँ से ये कपास या ब्रिटेन लेके आए, और ब्रिटेन से इन्होंने कपड़ा बनाया और उस कपड़े को अफ्रीका में बेच दिया। पहले ट्रायंगल को ये समझिए, जब कपास ही नहीं मिलेगा, कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, तो ब्रिटेन में ये औद्योगिकीकरण या मशीनीकरण करके क्या बनाएंगे? चलो मान लो कच्चा माल भी मिल गया और इन्होंने यहाँ मशीन भी लगा ली, पक्का माल बन गया, अब उसको बेचेंगे कहाँ? तो ये इस रास्ते से अफ्रीका में बेचते थे, या अफ्रीका के अलावा दुनिया के अन्य देशों में, हमारे देश में भी ये जो है बेचा करते थे। अच्छा, फिर यहाँ से क्या ले जाते थे? यहाँ से ये ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव ले जाते थे। आप सोच रहे होंगे मानव? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस समय दास प्रथा थी, तो ये लोग अफ्रीका से लोगों को खरीद के अमेरिका ले जाते थे, और अमेरिका खेतों में लोग काम करते थे, कच्चा माल बनता था, ब्रिटेन में तैयार माल बनता था, तैयार माल होता था, रॉ मटेरियल से कंज्यूमेबल गुड्स बनते थे, उनको अफ्रीका सहित अन्य देशों में बेचा जाता था। फिर ये यहाँ से दास ले जाते थे, मानव ले जाते थे, अमेरिका में जाके वो खेतों में काम करते थे, और फिर वही रॉ मटेरियल बनता था, फिर वो ब्रिटेन पहुंचता था। इस तरह अब 1776 में अमेरिका की आज़ादी हो जाती है। 72 से 76 तक अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है।
और जब अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है तो इनको कपास मिलना हो जाती है बंद। और जब इनको कपास मिलना बंद हो जाती है और हमारे देश में ये एरिया महाराष्ट्र वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी का क्षेत्र है मतलब इस बात का मतलब साफ है कि अब हमको यहाँ से कपास भी चाहिए, और हमको कपास चाहिए बस, तो इसका मतलब हमको महाराष्ट्र भी चाहिए। देखो बेटा, जो अंग्रेज थे वो व्यापार के लिए आए थे। एक फेमस कहानी भी है कि हर नाई को इंसान नहीं दिखता, उसको सिर्फ इंसान के बाल दिखते हैं, क्योंकि उसे क्या चाहिए, सिर्फ बाल काटना और पैसा लेना है। सेम ऐसे ही अंग्रेजों को अपना व्यापार दिखता था, और उन्होंने कपास के लिए इस महाराष्ट्र में इस पुरंदर की संधि को माना, और उसके बाद अंग्रेजों और मराठाओं में एक लड़ाई होती है जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका 1775 से 1775 से 1775 से 1782 के बीच में चला। 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला। इस युद्ध के भी बेटा दो भाग हैं। इस युद्ध के दो भाग हैं, मतलब समझिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें एक तरफ तो वो मुंबई की अथॉरिटी लड़ रही थी, मुंबई की अथॉरिटी जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, जिसने पहले सूरत की संधि की। इस मुंबई की युद्ध अथॉरिटी के साथ 1779 में 1779 में तेलगांव का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तेलगांव का युद्ध। और इस तेलगांव के युद्ध में मराठा जो है वो विजयी हुए। इस तेलगांव के युद्ध में मराठा विजयी हुए, और बेटा एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि, जिसे हम लोग कहते हैं बड़गांव की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आपको पूरी मैंने कहानी सुनाई है क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को महाराष्ट्र चाहिए, और साहब क्योंकि रघुनाथ राव रघोबा ने महाराष्ट्रों से सहायता अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, और 1775 में सूरत की संधि हुई थी, आप लोग जानते हैं। मुंबई, अच्छा, और ये युद्ध दो तरह से हुआ था। एक तो मुंबई की अधिकारी या मुंबई की अथॉरिटी ने लड़ा था 1779 में, जिसे तेलगांव का युद्ध कहा जाता है। इसमें मराठा विजयी हुए और बड़गांव की संधि हुई। ये हार गए मुंबई वाले हैं। बात पहुंची किसके पास? वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मुझे लगता है वही डायलॉग बोला होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वही डायलॉग बोला होगा, हार के आ गए, कितने आदमी थे, ऐसा कुछ बोला होगा। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जो युद्ध होता है वो होता है 1780 में, 1780 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं के ऊपर दो तरफ से आक्रमण किया था। एक तरफ था पूना की तरफ से और दूसरा था ग्वालियर की तरफ से। और पूना की तरफ से तो जो है अंग्रेज वो क्या हो गए? हार गए। यहाँ से अंग्रेज जो है वो हार गए, लेकिन ग्वालियर से अंग्रेज जो है वो जीत गए या विजयी हुए। ग्वालियर की तरफ से अंग्रेज जो है वो विजयी हुए। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? ग्वालियर तथा गुजरात पर
अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ग्वालियर तथा गुजरात पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आक्रमण किया 1780 में। पूना की तरफ से किया, ग्वालियर की तरफ से किया। पूना की तरफ से अंग्रेज हार गए, ग्वालियर की तरफ से अंग्रेज जीत गए। इसके बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर और गुजरात पर कब्जा कर लिया। दोनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और उसके बाद 1782 में यानी 1782 में, इस युद्ध के बाद 1782 में क्या हुआ? सालवाई की संधि हुई। काय की संधि हुई? सालवाई की संधि। इस सालवाई की संधि में क्या क्या हुआ, क्या प्रावधान थे? इस सालवाई की संधि में क्या क्या हुआ, क्या प्रावधान हुए, ये हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज, इस संधि में अंग्रेज थोड़े ढीले पड़ गए। अंग्रेजों ने अपना विचार, अंग्रेज जो शक्ति दिखाते थे वो अंग्रेजों ने छोड़ दी। क्या हुआ सालवाई की संधि के द्वारा? मराठा क्षेत्र वापस कर दिया। आपको भी थोड़ा सा अलग लगा होगा, डिफरेंट, कि अंग्रेजों ने जीतने के बाद मराठा क्षेत्र वापस कर दिया। सर हाउ कैन इट पॉसिबल? अरे बिल्कुल संभव है। सुनिए, दूसरी बात क्या हुई कि भैया माधव राव नारायण राव सेकंड ही पेशवा रहेंगे, ये भी तय हुआ। और तीसरी बात, थर्ड वन, इतना मस्त वाली चीज कि जो रघुनाथ राव हैं या जो रघोबा हैं, उनको 25,000 रुपये महीने की क्या दी जाए? पेंशन दी जाए। ये इसमें तय हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वो आप क्वेश्चन ना दबा ले गए। कौन सा वाला क्वेश्चन दबा ले गए कि मराठा क्षेत्र वापस कर दिया? कैसे वापस कर दिया? ऐसे वापस कर दिया, वही कारण बेटा 1780 से 1784 के बीच, 1780 से 1784 के बीच मैसूर का दूसरा युद्ध हो रहा था। और जब मैसूर का दूसरा युद्ध हो रहा है तो अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रही है कि हम मैसूर के साथ लड़ें या मराठाओं के साथ लड़ें। इसलिए चुपचाप सालवाई की संधि कर लो, मराठा क्षेत्र वापस कर दो, माधवराव नारायण राव को पेशवा बना दो और रघुनाथ राव यानी रघोबा को भी अपनी तरफ खींचे रहो। क्यों? क्योंकि इससे आगे काम लेना है। और उसको इन लोगों ने 25,000 रुपये महीने की पेंशन दिलवा दी। और इस तरह बेटा आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट वो समाप्त हो जाता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल एसएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस या आपका अन्य पेपरों में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। एक झटके में पूछ लेता है सालवाई की संधि किस किस के बीच हुई, सूरत की संधि किस किस के बीच हुई, बड़गांव की संधि किस किस के बीच हुई, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्ध हुआ था आपका 1803 से लेकर 1806 के बीच। 1803 से लेकर 1806 तक ये युद्ध हुआ है। सबसे पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिएगा कि मैटर ये होता है, बात ये होती है कि इस युद्ध के 2-3 मेन कारण हैं। 3 क्या क्या कारण हैं? पहला कारण, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला कारण जो है वो है आपका जो 2 व्यक्ति थे। कौन? नाना फडणवीस। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? नाना फडणवीस के बाद दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे महादजी सिंधिया। इन दोनों लोगों की सिंधिया साहब की क्या हो चुकी है? सिंधिया।
इन दोनों लोगों की डेथ हो जाती है, महादजी सिंधिया की डेथ हो जाती है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, सेकंड वन क्या होता है, दूसरी चीज जो अपना माधव राव, जो अब तक आप इतना लंबा नाम सुन रहे थे, माधव राव नारायण राव, जो पेशवा थे सेकंड, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। और तीसरी बात, थर्ड वन, जो बालाजी, जो रघुनाथ राव थे, यानी जो रघोबा थे, उनका जो बेटा था उसका नाम था बाजी राव सेकंड। ये जो बाजी राव सेकंड है, ये स्वयं को पेशवा घोषित कर लेता है। बाजी राव सेकंड, रघुनाथ राव का बेटा, ये स्वयं को पेशवा घोषित कर लेता है। दोबारा से सुनिएगा, बहुत इजी है। आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1806 के बीच में हुआ। बेटा, इस समय में नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। माधव राव नारायण राव सेकंड जो है वो आत्महत्या कर लेता है। और इसके बाद जो रघुनाथ राव या जो रघोबा था, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की शरण प्राप्त की, उसका बेटा बाजीराव सेकंड पेशवा बनता है। लेकिन ये बहुत ही बेकार व्यक्ति था, हमेशा अपनी बातें करता था, अपनी ही चलाता था। इसीलिए मराठा साम्राज्य 4 अन्य भागों में बट गया। 4 अन्य भागों में बट गया। कौन कौन से 4 अन्य भाग थे? तो भैया, पहला था आपका ग्वालियर। और ग्वालियर और ग्वालियर में जो राजवंश शासन कर रहा था वो थे आपके सिंधिया। दूसरा था आपका इंदौर, और इंदौर के जो शासक थे वो थे आपके होलकर। तीसरा था आपका नागपुर, और नागपुर में जो राजवंश शासन कर रहा था वो थे भोसले। और चौथा जो राजवंश था वो था आपका ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, और एक और है आपका जो है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, और पूना में पेशवा थे। और इसके साथ साथ बड़ौदा, और बड़ौदा में जो शासन कर रहे थे वो थे आपके गायकवाड़ वंश के शासन यहाँ शासन कर रहे थे। ये 4 छोटे छोटे भागों में बट गया। अब उसके बाद बाजीराव सेकंड पेशवा बन गया है, लेकिन इसके मन को अभी शांति नहीं है। इसने क्या किया कि इनको होलकर को, इंदौर के होलकर को नीचा दिखाने के लिए, इंदौर के होलकर को बेइज्जत करने के लिए क्या किया, ग्वालियर के सिंधिया, और ग्वालियर में जो सिंधिया थे दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उनमें नेता थे दौलत राव सिंधिया, इनसे मिल करके होलकर के जो शासक थे जसवंत होलकर के साथ मिलकर क्या किया बेटा, इसने बाजीराव सेकंड ने ग्वालियर के सिंधिया परिवार दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत होलकर के छोटे भाई की हत्या कर दी। जसवंत होलकर के छोटे भाई की हत्या कर दी। इस हत्या से जसवंत होलकर बहुत नाराज हुआ, और उसने क्या किया, जसवंत होलकर ने क्या किया, बाजीराव सेकंड पर आक्रमण कर दिया, और इस पेशवा को पुणे में या पूना में हरा दिया। इस पेशवा को पूना में हरा दिया। प्लीज़ आप लोग समझ रहे होंगे कि सेकंड मराठा युद्ध
इसका कारण था कि ये बाजीराव सेकंड, रघुनाथ राव का बेटा, ये एक बेकार व्यक्ति था। ये हर समय साजिश रचा करता था और इसने इंदौर के होलकर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ग्वालियर के सिंधिया दौलत राव सिंधिया से मिलकर इंदौर के होलकर शासक जसवंत होलकर के छोटे भाई की हत्या कर दी। जसवंत सिंह होलकर ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पूना पर आक्रमण किया और बाजीराव सेकंड को पराजित किया। और ये तो पहले से इनका वंश ही खराब है। ये क्या किए, जाके अंग्रेजों से मिल गए। और अंग्रेज क्या चाहते थे, बस आप समझ ही रहे हैं। 1803, आप समझ रहे ना, सालवाई की संधि हुई थी 1782 में और 1782 से 1803, 20 साल तक अंग्रेज मराठाओं से कुछ बोले ही नहीं। 20 साल तक अंग्रेज मराठाओं से इसलिए नहीं बोले क्योंकि इस समय में अंग्रेजों ने हैदराबाद पे कब्जा किया, कर्नाटक पे कब्जा किया, मद्रास पे कब्जा किया, मैसूर पे कब्जा किया, अवध पे कब्जा किया और बंगाल पे कब्जा किया। पूरा क्षेत्र मतलब अंग्रेजों ने हथिया लिया। अब सिर्फ बचे थे मराठा। अब इन्हीं को देखना था और भाई अपना दौड़ के अंग्रेजों के पास ही पहुंच गया। 1802 में अंग्रेजों से मिला। अच्छा, अंग्रेज तो आप जान ही रहे हैं, अंग्रेजों ने सीधे सीधे एक बात इससे कही कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे बेटा बाजीराव, लेकिन युद्ध के बाद तुमको सहायक संधि। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। सहायक संधि हम लोग पहले ही पढ़ चुके, इस टॉपिक का पहला वाला लेक्चर ही सहायक संधि से संबंधित है। तुमको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी। ये तुरंत बोले हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इस सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में इंदौर और ग्वालियर के सिंधिया ये दोनों साथ साथ थे। दोनों जो है हार जाते, नागपुर के भोंसले भी हार जाते हैं और सबके हार जाने के बाद संधियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले पेशवा के साथ जो संधि हुई, इसमें क्या किया गया, इनको कहा गया कि तुम सहायक संधि स्वीकार करोगे। फिर इनके साथ ग्वालियर के सिंधियाओं को भी सहायक संधि दे दी गई, इंदौर के होलकर को भी सहायक संधि दे दी गई और नागपुर के भोंसले को भी सहायक संधि दे दी गई। सबको सहायक संधि दे दी गई और इसके साथ ही सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और अब ये बाजीराव सेकंड जो हैं, जो अंग्रेजों के पास गए थे, अब इनको लगने लगा कि यार हमने मराठा वंश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको युगों युगों तक लोग माफ़ नहीं करेंगे। अब इनका जमीर वो जगने लगा, अब इनकी ईमानदारी वो जगने लगी, अब इनके अंदर से इनको बड़ा शर्म फील होने लगी। वही शर्म आगे जाके क्या हो जाती है, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो ये बाजीराव सेकंड था, मनी मन दुखी रहता था। 1817 से 1818 तक 1 साल ये युद्ध चला है। बहुत छोटा सा युद्ध था। एक्चुअली मराठाओं के साथ एक जनजाति रहा करती थी, वो थे पिंडारी। कौन थे बेटा? पिंडारी। ये मराठाओं के साथ जो है पिंडारी एक जनजाति रहती थी। इसका काम क्या था, मराठा सेना के साथ किसी भी राज्य पर आक्रमण करते थे और आक्रमण के बाद ये लूटमार करते थे और उसी लूटमार से इनका खर्चा पानी चलता था। ये इनका काम था। जब हर जगह सहायक संधि स्वीकार कर ली गई, अंग्रेज सेना आ गई, क्योंकि राजाओं की सेना तो होती नहीं थी, तो अंग्रेज सेना ने इन पिंडारियों को खत्म करना प्रारंभ कर दिया।
इन पिंडारियों के साथ मिलकर बाजीराव सेकंड ने क्या किया, मराठा अंग्रेजों पर आक्रमण किया और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इस युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता था। फाइनली पेशवा और मराठा अंतिम रूप से हार गए। मराठा या पेशवा अंतिम रूप से बुरी तरह पराजित हुए, सब खत्म हो गया। इन बाजीराव सेकंड को अंग्रेजों ने पेंशन दी। क्या दी पेंशन? 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दी। 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दी और पेंशन देके बिठूर भेज दिया। बिठूर कानपुर में, जहां इनकी डेथ हो जाती है और इनके बाद इनका दत्तक पुत्र नाना साहब वो पेशवा बनते हैं, या नाना साहब जो है वो इनके दत्तक पुत्र आते हैं। और इन नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया और इसीलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। हालांकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इनको भी पराजित किया और ये नेपाल चले गए और इसके साथ ही मराठा वंश एक तरह से नहीं, पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त हो गया। बस हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं लास्ट बार आपको समझाना चाहूँगा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 यानी 1 साल के बीच में हुआ था। इसमें पिंडारियों का दमन अंग्रेज सरकार के द्वारा किया जा रहा था। पिंडारी एक जनजाति थी जो मराठा सेना के साथ रहती थी और मराठा सेना जब किसी क्षेत्र को जीत लेती थी तो लूटमार करके ये अपना खर्चा पानी चलाते थे। बाजीराव सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों से मिले थे, इसलिए दुखी रहते थे और दोनों ने मिल करके अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने बुरी तरह इन्हें पराजित किया और पराजित करके बाजीराव सेकंड को बिठूर कानपुर भेज दिया गया। 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन दी गई। इनके मरने के बाद इनका पुत्र नाना साहब था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसे अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया। इसीलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने नाना साहब को भी पराजित किया और वो नेपाल चले गए। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं यहाँ आपको इस एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। जो अंग्रेज अधिकारी है मैल्कम, ध्यान रखना हमेशा, अंग्रेज अधिकारी है मैल्कम। इस अंग्रेज अधिकारी मैल्कम ने पिंडारियों के लिए कहा है कि पिंडारी मराठा सेना के साथ चलने वाले जंगली कुत्ते हैं। तो कभी कभी लेखपाल वगैरह के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैल्कम ने पिंडारियों की तुलना किससे की है? तो बेटा मैल्कम ने पिंडारियों की तुलना मराठा सेना के साथ चलने वाले जंगली कुत्तों से की है। बस आज इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम इस टॉपिक को अपने को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व प्रणाली लाई गई उनको डिस्कशन करेंगे। जो अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रणाली हमारे देश में लागू की थी उनको डिस्कशन करेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को फ़ायदा मिले। आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।